अगर हम देखा जाए तो इंडियन मार्केट का जो भी पोजीशन है उसमें ऑलमोस्ट 70% जो ये होता है सेल होता है, तो उसमें ऑलमोस्ट 250 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती है। सो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 पर जो टॉप 30-50 कंपनीज है वो उस बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप देखोगे सन फार्मास्यूटिकल, ये जो सन फार्मास्यूटिकल है इट इज ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ इसका बिजनेस है ऑल इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट वन। 12,000 करोड़ मीन्स इट्स अ बिग बिजनेस वॉल्यूम। सो गाइज उसके सिवा जो मेडिकल टूरिज्म है which is also a good booster for Indian pharmaceutical sector, because medical tourism में क्या है कि India is going means providing a quality service at marginal cost। अगर XYZ अगर सर्जरी है, हर्निया की सर्जरी इफ यू टेक, तो अगर कोई सिंगापुर का पेशेंट है, उसको अगर हर्निया की सर्जरी सिंगापुर में करवानी है तो उसको अगर समझो 100 रुपीज अगर लगता होगा, तो उसका अगर वही सर्जरी वो अगर इंडिया में करवाता है तो उसको 50 रुपीज में उसका पूरा कॉस्ट निकल जाएगा, 50 रुपीज उसका खुद का बच जाएगा। सो एज अ इंडियन वी आर प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी सर्विस एट मार्जिनल कॉस्ट, कि अपने इधर जो मेडिसिन और बाकी जो कॉस्ट है compared to other countries, it is very lowest and good quality services we are providing। So if you compare with US, Europe and South Asia, तो उसमें सबसे quality service and marginal cost we are giving, so that the medical tourism is the one sector which is also growing tremendously in last couple of years। So guys, we will see now how our pharma industry is doing this there, means what is the supply chains is there, how they do their marketing their products and all these things। So we'll start with this supply chain। So if you see, अगर XYZ कंपनी है तो अगर उसका any product is there, like if you see पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल अगर उसको उसका बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो भी मार्केटिंग कंपनी रहेगी, तो देर आर 2 कंपनीज आर देयर। वन आर द जो कि खुद का प्रोडक्ट खुद ही मार्केट करते हैं, और सेकंड इज जो दूसरों के प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते हैं। दे आर यू कैन से लोन लाइसेंस कंपनी से बना के लेते हैं वो लोग, और वो खुद मार्केटिंग करते हैं उस प्रोडक्ट का। दिस आर द सेकंड वन। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है तो वो ऑर्डर देती है मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर समझो जो भी उसका गुड्स बनाता है, जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, इट कम्स टू कंपनी डेपो वेयर हाउस। जो कि आप अगर बोल सकते हैं कि समझो मैंने किसी बद्दी वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को समझो एक 1 लाख स्ट्रिप का कोई ऑर्डर दे दिया, तो वो 1 लाख स्ट्रिप का जब बनता है, पूरा मैन्युफैक्चर होता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके वो बनाते हैं, तो वो आपके जो कंपनी डेपो रहेगा वन इन इंडिया उसमें बेचते हैं वो लोग। सो इट कम्स टू कंपनी डेपो फर्स्ट। कंपनी डेपो में आने के बाद कंपनी डेपो फॉरवर्डेड दैट स्टॉक टू C&F। C&F मीन्स अ कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट। मीन्स अगर कंपनी डेपो में से जो भी 1 लाख स्ट्रिप होंगी, तो वो क्या है, एज पर द बिजनेस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑल इंडिया थ्रू दिस कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट के उनका जो गोडाउन रहता है वहां पर। सो कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट इफ यू सी, इट इज 1 or 2 in one state।
depend on the geographically or depend on the business point of view. So almost if you see, there are almost 40 to 50 C&F in one company if they are operating all over India. सो अगर सन जैसी बड़ी कंपनी है तो उनके CNF ऑलमोस्ट 40 to 50 CNF ऑल ओवर इंडिया रहते हैं. तो जहाँ से कंपनी का जो गुड्स रहते हैं वो C&F में जाते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट गाइस. Okay, then this C&F, how much this C&F is getting is 1% of total turnover is getting to this C&F. Means 1% जो भी वो सेल करता है यहाँ से तो स्टॉकिस्ट, तो उसका 1% उसको कंपनी ये देती है, बेनिफिट देती है. मीन्स उसका मार्जिन 1% रहता है. ओके, एंड देन द स्टॉकिस्ट इज द सेकंड वन. CNF से माल ऑल ओवर स्टॉकिस्ट को प्रोवाइड होता है एज पर देयर जियोग्राफिकल, जो उन्होंने बनाया हुआ रहता है कि ये C&F है. समझो आप पकड़ लो कि मुंबई में C&F है, तो मुंबई वाला C&F कहाँ तक उसका जो स्टॉकिस्ट रहेगा, इट इज स्टॉकिस्ट को माल दे सकता है. समझो वो ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, वहां तक वो ये कर सकता है C&F. और वो स्टॉकिस्ट अगर बाहर का स्टॉकिस्ट रहेगा तो वो कैटर होता है कोई ना कोई C&F से. सो दीज आर द स्टॉकिस्ट. स्टॉकिस्ट मीन्स इट इज कंपनी ऑथराइज स्टॉक जो होल्ड करता है, इट इज कंपनी ऑथराइज रहता है वो. तो उसके पास इट इज पेपर वर्क उसका पूरा ये रहता है. मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी का कोई भी स्टॉक लेके ले, ऐसा नहीं होता है. मोस्टली ये स्टॉकिस्ट जो रहते हैं, समझो एक कंपनी के कुछ स्टॉकिस्ट रहते हैं उस टाउन में. समझो इफ यू सी इन औरंगाबाद टाउन, इफ XYZ कंपनी इज देयर विच इज लिस्टेड, मीन्स उसका बिजनेस ठीक ठाक है, तो उसके एटलीस्ट 4-5 स्टॉकिस्ट रहते हैं एंड डिफरेंट मीन्स एरिया में. तो ये स्टॉकिस्ट क्या है कि ये स्टॉक होल्ड करते हैं. मीन्स जो C&F से माल आता है, गुड्स आते हैं, उनका स्टॉक होल्ड करते हैं वो टाउन में. और अगर मुझे वही ब्रांड चाहिए रहेगा तो आई विल गो टू दैट रिटेलर. ये मुझे ये समझो XYZ मुझे ये ब्रांड चाहिए, तो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर गोज टू दिस स्टॉकिस्ट एंड आस्क दिस कंपनीज दिस गुड्स इज अवेलेबल विथ यू, सो गिव मी दिस फॉर रिटेल पर्पज. सो क्या है, रिटेलर जो है वो स्टॉकिस्ट से गुड्स लेता है और कस्टमर को देता है. तो स्टॉकिस्ट इज द होल्डर वन, जो कि स्टॉक होल्ड करता है. तो रिटेलर जो स्टॉक आता है या फिर जो भी डिमांड रहता है मार्केट से, उस हिसाब से स्टॉकिस्ट से गुड्स परचेस करता है और कस्टमर को देता है. इन दिस रिटेलर आर गेटिंग 20 to 25% ऑफ मार्जिन, जो कि स्टैंडर्ड ड्रग पे मिलता है उसको. इट इज वेरी डिफरेंट, मीन्स वेरी from 20 to 80%, depends on the drug or generic drug. So then lastly it comes to customer. Okay, so I know there are lots of doubts regarding this supply chain, so you can ask me after this session. Okay, so so we will start with sales and marketing. Especially this is the sales and marketing is the major and very important part of this pharmaceutical industry. Without sales and marketing you do nothing in this, means you can't sell your single strip in the market. So sales and marketing is a very much important for the pharmaceutical industry. So we can say which qualification is needed for sales and marketing as a person. So D.Pharm, B.Pharm, BSc is the
means it is actually needed for the sales marketing in pharmaceutical industry, but some of other degrees also uh, वो भी करते हैं वो काम, लेकिन छोटी कंपनियों में करते हैं. बट इफ यू वांट टू वर्क इन बिग कंपनीज विद द गुड सैलरी एंड ऑल द थिंग्स, so you should have at least B Farm, BSc and D Farm graduation or diploma, whatever it is. So it is the minimum education is required in this field. So इसके बाद D Farm या B Farm और BSc के बाद कुछ लोग MBA भी करते हैं. They are also come after that MBA to in field. Some are doing their MBA इन बिटवीन भी कर लेते हैं, मीन्स उनका जॉब भी चालू रहता है इन बिटवीन. डिस्टेंस लर्निंग थ्रू MBA करते हैं बहुत सारे लोग. So you can also have that opportunity. So most of the companies जो ऑपरेट होता है इंडिया में, even the multinational, some multinational also doing their business in India. Okay. Employees in Indian almost exclusively from the lowest rank to highest level management. तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप देखोगे तो लोएस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक जो भी पोजीशन पे लोग काम कर रहे हैं, इट इज इंडियंस ओनली. सो बाहर से कोई वहाँ पे काम नहीं करता है. इवन द मल्टीनेशनल कंपनीज आर देयर, their operations are carried by the Indian people only. So उनको भी ऊपर से ऐसा कोई ये नहीं रहता है कि कोई फॉरेनर आता है जो यहाँ पर काम करेगा, ऐसा नहीं रहता है. So all Indians are working exclusively in this field. So if you see, that is homegrown and pharmaceuticals, like many businesses in India are often mixed in public and private enterprises. So जो भी कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, उसमें से क्या है, कुछ पब्लिक ओरिएंट पार्टनरशिप में है, पब्लिक पार्टनरशिप में, और कुछ प्राइवेट कंपनीज है. लाइक पब्लिक पार्टनरशिप मीन्स, अगर मीन्स जो आपने सुना होगा कि जैसा लुपिन, सन फार्मा, इनके क्या शेयर्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं. These are the मीन्स जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेंसेक्स में रजिस्टर होती है, उनका सेंसेक्स रहता है, या फिर उसमें ये तो क्या पब्लिक पार्टनरशिप में आता है, तो वो पब्लिक ली हो जाती है. और प्राइवेट जिनका ओन ये रहता है, मीन्स दे आर नॉट टेकिंग एयर एनी पब्लिक सपोर्ट फॉर द फंड राइजिंग फंड्स, वो किसी का ये नहीं लेते, उनका प्राइवेटली वो काम करते हैं. मीन्स उनका जो फंडिंग रहता है वो प्राइवेटली एडजस्ट करते हैं वो. सो ऐसे दो टाइप के मार्केटिंग कंपनीज है अपने यहाँ, जो कि पब्लिक लिए रहते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं. सो now we will ask you one question regarding this. Just a minute. Okay, sir. Here in polls we will see the third question. We will start polling. So the question is that after required skill discussion, in COVID-19 pandemic, okay, in this COVID-19 pandemic, which drug United States of America demands us? Oh, great learning. The only 100% of voters voted for this hydroxychloroquine. So there is nice vocabulary, you can miss nice reading, nice knowledge.